नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 7 जनवरी 1993 ममता बनर्जी मात्र 38 वर्ष की थी और 7 जनवरी 1993 मतलब 2 दिन पहले ही उन्होंने 38वां जन्मदिन मनाया था। राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वाम मोर्चा सरकार के मुखिया, और जो 1977 से लगातार मुख्यमंत्री चले आ रहे थे। एक गूंगी बहरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ममता बनर्जी उनकी सरकार में मंत्री भी हुआ करती थी और यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी भी। ममता बनर्जी उस मूक बधिर बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गई, और वो भी राइटर्स बिल्डिंग की उस कार्यालय के सामने जहां मुख्यमंत्री ज्योति बसु बैठते थे। उनको वहां से हटाने की कोशिशें की गई, लेकिन ममता ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने और वाम दलों के कार्यकर्ताओं की मदद से ममता बनर्जी को बालों से खींच करके राइटर्स बिल्डिंग के बाहर तक घसीटा और पुलिस वैन में डाल करके, जो पुलिस स्टेशन था नजदीक का, वहां ले गए और फिर उनको लॉकअप में डाल दिया। जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को जानते हैं, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव को जानते हैं, वो इस घटना के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ममता बनर्जी जब बाल्य अवस्था में थी तभी से वो वामपंथी सरकारों के खिलाफ मोर्चा लेती रही। वो स्ट्रीट फाइटर के रूप में जानी जाती रही, और कांग्रेस भी उन्होंने अल्टीमेटली बाद में आकर के इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनका ये आरोप था कि तब का कांग्रेस नेतृत्व वामपंथियों के प्रति जरा नरम रुख रखता है। जैसे अधीर रंजन चौधरी की बाद में ये शिकायत रही कि ममता बनर्जी शासन के खिलाफ इसलिए कांग्रेस पनप नहीं पा रही है क्योंकि वो ममता बनर्जी के प्रति नरम रवैया अपनाती है, कांग्रेस का जो सो कॉल्ड हाई कमांड है। ममता बनर्जी ने 7 जनवरी 1993 की उस घटना के बाद ये संकल्प लिया कि जिस राइटर्स बिल्डिंग में, जिस सचिवालय में उनको बालों से पकड़ करके घसीटा गया और लॉकअप में डाला गया, उस राइटर्स बिल्डिंग में वो अब मुख्यमंत्री बन करके ही लौटेंगी। 1993 की घटना थी। 2011 में, यानी करीब करीब 18 साल बाद, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर के ही वहां लौटी। हालांकि बाद में नया सचिवालय बन गया, राइटर्स बिल्डिंग की जगह नवन्ना बन गया, तो वहां पर उन्होंने फिर बैठना शुरू किया, उनकी सरकार ने बैठना शुरू किया। लेकिन किन के समय में ममता बनर्जी के साथ ये घटना हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, बालों से पकड़ करके घसीटा गया था? वाम मोर्चा की सरकार, वामपंथियों के समय, कम्युनिस्ट पार्टियों के समय, ज्योति बसु के मुख्यमंत्री रहते हुए। बाद में 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने और वो भी करीब 11 साल मुख्यमंत्री रहे। 2011 में ममता बनर्जी के द्वारा
वाम मोर्चा की करीब 33-34 साल पुरानी सरकारों का एक तरीके से तख्ता पलटने के बाद जब ये सत्ता में आई, तो ये वाम दलों की सरकार को चलता करके ही आई। यानी ममता बनर्जी का वाम दलों के साथ 36 का आंकड़ा रहा। लाल कपड़े को देख करके जैसे बुल जो है वो बिदकता है, ऐसे ही वामपंथियों को देख करके ममता बनर्जी भी किनारा कर लेती थी। और जब सीटों के तालमेल की बात आती थी तो वो कांग्रेस के साथ तो फिर भी एक छोटा सा ऑफर देकर के गठबंधन के लिए या सीटों को लेकर के समझौते करने के लिए तैयार हो जाती थी, पर वाम दलों के साथ बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए नियति, इंडी अलायंस में ममता बनर्जी भी थी, वाम दल भी थे। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2021 का विधानसभा चुनाव हो, 2021 के चुनाव तक तो ये इंडी अलायंस अस्तित्व में भी नहीं था, लेकिन एक मोटे तौर पर यह था कि भाजपा विरोधी वो भी हैं, भाजपा विरोधी ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन ना 2021 में ना 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वाम दलों के साथ कोई समझौता किया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को भी वो 2 सीटें देने को तैयार थी 42 में से, एक अधीर रंजन चौधरी वाली और एक मालदा वाली, जो वो 2019 में लोकसभा में जीती थी। अब यूसुफ पठान को ले आई जब बात नहीं बनी और अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से हरवा दिया। बहरहाल पीछे ना जाते हुए जो अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले भी ममता बनर्जी के जिस तरह के बयान आ रहे थे, और इस चुनाव में भी वामपंथियों को और कांग्रेस को ममता बनर्जी ने घास नहीं डाली, बल्कि हालत ये थी कि चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे फुरफुरा शरीफ वाले हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, इन सब के खिलाफ टीएमसी के नेताओं ने मोर्चे खोल रखे थे। और उनका ये कहना था कि ये सब एक तरीके से, जो एक कहावत होती है कि वोट कटवा की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब टीएमसी, जब ममता बनर्जी केवल 80 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और 15 साल के ममता बनर्जी के शासन का बीजेपी अंत करने में सफल रही, तो अब ममता बनर्जी का एक बयान आया है, बड़ा चौंकाने वाला बयान है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ममता बनर्जी की अब दुश्मन नंबर 1 वामपंथी दल नहीं रहे हैं, कम्युनिस्ट नहीं रहे हैं, जिन्होंने किसी जमाने में उनको बेइज्जत किया था, बालों से घसीटवा करके बाहर फेंकवाया था, बल्कि अब उनके दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और उनका जो बयान आया है बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि अब पूरे देश के विपक्षी दलों की दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और उन्होंने वाम दलों को भी, धुर वामपंथियों को भी ये आह्वान किया है, ये आमंत्रण दिया है और ये कहा है कि इनके साथ भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं है। यानी वो अपनी पुरानी जो अदावत है, जो दुश्मनी है, उसको भी भूल जाने को तैयार है और 1970 और 80 के दशक से
जो वाम दल पश्चिम बंगाल में एक अभेद्य किले के रूप में जाने जाते थे और जिनके किले में सेंध लगाने का काम भी अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने किया था, और 2011 के बाद भी भूलिएगा नहीं, वाम दलों और टीएमसी के वर्कर्स के बीच में खूनी जंग चलती थी, खास तौर से इंटीरियर इलाकों में, दूर दराज के देहात के इलाकों में, और बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई खूनी लड़ाई में बदली हुई थी। तो आज बदली हुई परिस्थितियों में ममता बनर्जी को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो फिर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी वाम दलों को भी, कांग्रेस को भी, अलग अलग जो दूसरी छोटी मोटी ताकतें हैं, फुरफुरा शरीफ से लेकर के, और ये सब, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी को ये सब कब याद आया? जब तक वो सत्ता में थी तब तक तो उनको ये एकता की बातें, मिल बांट करके आगे बढ़ने की चीजें, सीटों के बंटवारे को लेकर के जरा नरम दिली अपनाने की नीति को लेकर के उनका रवैया दूसरा ही था। और ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर निकली, अपनी पार्टी बनाई। वो भी इसलिए बनाई कि उनका ये आरोप था, उस समय प्रणब मुखर्जी के जरिए भी वो सोनिया गांधी तक और दूसरे नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती थी कि पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ और कड़ा रुख अपनाए जाने की जरूरत है। लेकिन वाम दलों के तो सहयोग की जरूरत यहाँ केंद्र में भी पड़ती थी। मनमोहन सिंह की जो यूपीए 1 सरकार थी, उसमें तो वामपंथियों का एक अच्छा खासा रोल था। और जब अमेरिका के साथ वो परमाणु समझौता हुआ तो वाम दलों ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। उसके बाद ये अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव वगैरह सब मनमोहन सरकार को बचाने के लिए जुटे थे। वो एक अलग कहानी है, कभी फिर उस पर बात करेंगे, उस चैप्टर पर। लेकिन एक तो सिंगूर में किसान आंदोलन की अगुवा बन करके, और एक नंदीग्राम में, सिंगूर में तो टाटा का नैनो प्रोजेक्ट आया था, उसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी ने पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया था। और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो नैनो का प्लांट जो है वो यहाँ से उठ करके और गुजरात चला गया। तो वहां मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाथों हाथ उस प्रोजेक्ट को ले लिया, जमीन उपलब्ध करा दी, वहां वो बन भी गया, उत्पादन भी हुआ। 1 लाख में, 1.25 लाख में नैनो कार भी उपलब्ध होनी शुरू हो गई थी लोगों को। तो ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम में 2021 में शुवेंदु अधिकारी के सामने हारी, वहां भी उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, और सिंगूर में भी आंदोलन छेड़ा था। और इस बार उनके घर में आकर के भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने यहां भी उनको हरा दिया। तो ममता बनर्जी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पद से हटी हैं, लेकिन इतने अल्प काल में इतनी जल्दी कोई हिल जाएगा, किसी का इतना बुरा हाल हो जाएगा कि वो सबको आमंत्रित कर रही है। और अब उन्होंने, चूंकि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, उनकी पार्टी का बुरा हाल कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही दुश्मन नंबर 1 दिखाई दे रही है और सबसे कह रही है कि सब इकट्ठा हो जाओ। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो
और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।